हेलो एवरीवन, बेसिक कंप्यूटर के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के कॉन्सेप्ट्स को। तो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक अपना वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट्स को। तो सबसे पहली बात, हमारे पास में सॉफ्टवेयर्स होते क्या। तो गाइस, यदि हम सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर हम ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से हमारे पास में प्रोग्राम्स होते हैं, और जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपके सिस्टम को ये बताते हैं कि आपके हार्डवेयर को ये बताते हैं कि आपको क्या करना है और किस तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है, ये एज ए आपके इंटरफेस का काम करता है आपके यूजर और कंप्यूटर के बीच में। इंटरफेस का मतलब ये हो गया कि एज ए इंटरमीडिएरी बात कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएरी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई इंग्लिश मैन है जिसको ओनली इंग्लिश बोलना आता है, इंग्लिश समझना आता है। ठीक है, एक तरीके से एक हिंदी मैन है जिसको ओनली हिंदी आती है। ठीक है, उस केस में यदि दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश मैन की जो लैंग्वेज है उसको आपको किस में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तब हिंदी मैन को वो समझ में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास में यदि कोई हिंदी का स्टेटमेंट है, हिंदी वाला कुछ स्टेटमेंट बोलता है, तो उस केस में आप हिंदी वाली को किस में कन्वर्ट करते हो, इंग्लिश सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करते हो, जब जाके आपके इंग्लिश मैन को समझ में आएगा। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन करवाने के लिए आपको क्या एसेंशियल हो गया, आपका इंटरफेस एसेंशियल हो गया। बिना इसके ये एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे। तो इसी तरीके से हमारे पास में कंप्यूटर सिस्टम के पास में हमारा हार्डवेयर है जो आपके यूजर के लैंग्वेज को समझ पाए, उसके लिए आपके पास में क्या होता है, इंटरफेस होता है, और वो आपका इंटरफेस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं। बात समझ में? इस तरीके से हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो आपके हार्डवेयर को कमांड देते हैं कि आपको क्या करना है और किस तरीके से ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टाइप्स। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास में दो तरीके के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। एक होता है हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं हमारे पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके सिस्टम को मैनेज करने के लिए बनाए जाते हैं। सिस्टम को मैनेज करने इन द सेंस कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके हार्डवेयर को किस तरीके से मैनेज किया है, अलग अलग जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स अपने अटैच किए हुए हैं वो उसको किस तरीके से मैनेज करता है। तो वो सारे मैनेजमेंट का जो काम होता है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। उसी तरीके से आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी जो मेन फंक्शनिंग होती है, उनका काम होता है कि आपके किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म किया जाए। पर्टिकुलर टास्क का मतलब ये है कि जैसे सपोज टू बी आपको कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यदि आपको वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करवाना है, उसमें कुछ एडिटिंग करनी है, तो ऑपरेशंस परफॉर्म करने, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको वर्ड प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि आपको पीडीएफ की फाइल को रीड करना है तो उसके में आपको एडोब रीडर की जरूरत होगी। यदि आपको कोई इंटरनेट से कोई वेब पेज निकालना है, किसी चीज को सर्च करना है, तो उस केस में आपको क्रोम की जरूरत होगी। तो वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बने हुए सॉफ्टवेयर है और उन सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ओनली अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर पे फोकस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इसको भी मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसका मेजर काम ही सिस्टम को मैनेज करना होता है और अनदर फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म नहीं करता। एक दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से हमें क्या समझ में आता है कि फर्दर किसी सॉफ्टवेयर को आपको बनाना है, नए सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, उसके लिए जिन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो आपके होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। अब चलो डिस्कस करते हैं इनको डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है उनका इंटरेक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कौन कौन सा इनका लेवल होता है, ये हार्डवेयर से किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपके यूजर से कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका इंटरेक्शन डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो गाइस, यहाँ पर देखिए आपके इंटरेक्शन के अंदर सबसे पहले आपका लेवल होता है लोएस्ट लेवल, उसके ऊपर आपका क्या लगा हुआ होता है, हार्डवेयर लगा हुआ होता है। और हार्डवेयर के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, आपका सीपीयू इंक्लूड होता है, रैम इंक्लूड होती है और आईओ डिवाइसेस इंक्लूड होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीपीयू की भी चिप होती है, रैम की भी चिप होती है और आईओ डिवाइसेस भी हमारे पास में हार्डवेयर में अवेलेबल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इनका इंटरेक्शन आपके सिस्टम से किस तरीके से होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होता है, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। और कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्सेप्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम और ना ही आपका कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली आपकी हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपकी जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो भी डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से। और ऑपरेटिंग सिस्टम उन दोनों के बिहाफ में किससे कम्युनिकेट करता है, आपके हार्डवेयर
से कम्युनिकेट करता है। अब भाई यदि ये इनका ऑपरेशन इस तरीके से होता है तो यूजर किससे कम्युनिकेट करता है? तो गाइस जो यूजर होता है वो डायरेक्टली आपके सॉफ्टवेयर इन द सेंस आपके जनरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से और आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाते हैं। कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। ठीक है, जैसे किसी यूजर ने आपके वर्ड प्रोसेसर खोला, ठीक है, तो वो एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपने डायरेक्टली उसको ओपन किया, आपने कोई अपने ब्राउजर के लिए जो आइकन था, ब्राउजर का शॉर्टकट जो बना हुआ है डेस्कटॉप पे, आपने उसको ओपन किया तो वो डायरेक्टली आपके क्रोम को ओपन कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यदि आपने सर्च के अंदर किसी चीज को सर्च किया तो सर्च वाला जो टूल है वो उसका वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आपके पास में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसकी जो आप जिनसे आप लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली इनकी फंक्शनिंग को यूज कर सकते हैं। अब जब हम उनको ओपन करते हैं, जैसे हमने वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला, अब हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, अब हम उसको क्या कमांड देते हैं? हमने बोला कि आपके फाइल को सेव करना है, तो आपने होम में जाकर के अपने फाइल को सेव करने की कोशिश की। आपसे वो सबसे पहले तो पूछता है कि कौन सी डायरेक्टरी में जाके सेव करना है, आपने डायरेक्टरी बता दी कि कौन सी डायरेक्टरी में जाके, कौन से फोल्डर में जाके आपको सेव करना है। ठीक है, अब जब हमने उसको सेव की कमांड दी थी तो उसको कौन वर्क करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके सेव की कमांड को एक्सेप्ट करता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हार्डवेयर को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कमांड समझ में आती है उसको कन्वर्ट करता है, देन आपके हार्डवेयर को कमांड भेज देता है कि आपको इस तरीके से आपके सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा को जाकर के सेव करवाना है। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी है आपके सॉफ्टवेयर की। यदि हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो इस वाले डायग्राम को देखिए, आपका यूजर जो है वो किससे इंटरेक्ट करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप किससे कम्युनिकेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम जाकर के आपके हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है और वहां जाके आपके डेटा को स्टोर करवा पाता है। उसी तरीके से जैसे यदि हार्डवेयर जो है, जैसे कि अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की हम बात करते हैं, तो आईओ जो डिवाइसेस होती हैं वो डायरेक्टली हार्डवेयर है, वहां से हमने डेटा सपोज टू बी एंटर किया, कीबोर्ड से एंटर किया, तो हार्डवेयर का डेटा किसके पास में आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के आता है। इन दोनों के बीच में भी कुछ लगा हुआ होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको रीड करता है, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को शो करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इन द सेंस जैसे आपके वर्ड की फाइल आपने ओपन की हुई है, कीबोर्ड से आपने एंट्री की है, तो कीबोर्ड की एंट्री से कौन कम्युनिकेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करता है। फिर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब वर्ड के ऊपर जो डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है वहां पे आपके कैरेक्टर्स को शो करता है, फिर वो यूजर्स को विजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अप्रोच होती है कि आपके सॉफ्टवेयर किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिटेल के अंदर। तो गाइस सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, आपने जैसे कि हमने वर्ड से हमने डिस्कस किया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर इन द सेंस कि आपके सिस्टम को मैनेज करने के लिए सिस्टम के जो हार्डवेयर है, बहुत सारे कंपोनेंट एक्सटर्नली जो कनेक्टेड है वो, इंटरनली जो डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट जो आपके कनेक्टेड है वो, उन सबको मैनेज करने का काम होता है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अब एक्सटर्नल कंपोनेंट का मतलब ये हो गया जैसे आपने कीबोर्ड अटैच किया हुआ है, स्पीकर्स अटैच किए हुए हैं, या फिर कोई माइक अटैच किया हुआ है, तो आपने जो अलग अलग जो कंपोनेंट्स आपके सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ है उन सबके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जिस मैनेजमेंट की जरूरत होती है वो मैनेजमेंट कौन प्रोवाइड करता है? आपके सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। वो जो सॉफ्टवेयर बोलते हैं अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके हार्डवेयर को और आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने में आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पे आपके डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं करवा पाते। ठीक है, अब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो मेजरली आपके असेंबली लैंग्वेज और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हुए होते हैं। ठीक है, क्यों बने हुए होते हैं? ताकि उनके जो आपके जो हार्डवेयर का जो इंटरेक्शन है उनकी प्रोग्रामिंग बहुत इजीली की जा सके। ठीक है, तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार क्वेश्चंस आ भी चुके हैं कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं, कौन से लैंग्वेज में बने हुए होते हैं। तो बेसिकली ये असेंबली लैंग्वेज और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स को मैनेज कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया है कि जैसे ये हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का लगा हुआ है आपके लैपटॉप के अंदर लगा हुआ है। जैसे ये लैपटॉप, ये यूजर वर्क कर रहा है, इस लैपटॉप के अंदर आपके पास में इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है। विंडोज जो कि जनरली आप लोग यूज करते हैं, लाइनेक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपके टैबलेट के मैकबुक के अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो आपकी यदि फर्दर कंपोनेंट्स है, जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट जो सिस्टम से अटैच्ड हैं, उनसे कम्युनिकेट कैसे करवा पाता है। क्या अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली उन हार्डवेयर से कम्युनिकेट करवा पाता है? नहीं करवा पाता। उनके लिए बीच में हमारे पास में डिवाइस ड्राइवर्स लगे हुए होते हैं, और डिवाइस ड्राइवर्स के जो फंक्शंस होते हैं, जो इनके वर्जन्स होते हैं, वो आपकी
जो ये जो हार्डवेयर जो लगे हुए हैं, जो कंपोनेंट्स आपके लगे हुए हैं, उनके मैन्युफैक्चरर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक ही वर्जन के, एक ही मॉनिटर के बहुत सारे डिवाइस ड्राइवर्स अवेलेबल है जो कंपैटिबल होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके डिवाइस ड्राइवर को आपको डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, ताकि आप अपने इस मॉनिटर की स्क्रीन से या किसी भी कंपोनेंट से आप लोग कम्युनिकेट करवा पाओ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपका डिवाइस ड्राइवर भी क्या होगा, एज ए इंटरमीडिएट हो गया, किस किस के बीच में, आपके हार्डवेयर के बीच में, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच में, और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। ठीक है, तो ये आपके हार्डवेयर के जो भी आपने टेक्स्ट जो पढ़ा है, रीड किया है, उसको क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आता हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी फंक्शनिंग होती है। जैसे सपोज टू बी एक एग्जांपल है कि जैसे आपको कोई वीडियो आपके सिस्टम में सेव है, ठीक है, आपको उसको प्ले करना है, सुनना है। ठीक है, उस केस में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कमांड दे देता है आपके डिवाइस ड्राइवर्स को। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, भाई जब आप साउंड को सुनने वाले हो तो वो 0101 तो सुनाएगा नहीं, वो किस में सुनाएगा, साउंड के वेव्स में आपके साउंड को प्ले करेगा। ठीक है, तो उस केस में उसका कन्वर्जन वापस करना पड़ेगा। तो उस केस में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपके डिवाइस ड्राइवर को क्या कर देता है, कमांड दे देता है। डिवाइस ड्राइवर का काम क्या होता है, तो उसने जो डेटा रीड किया है, जो उसके पास में आया है डेटा 1010 के फॉर्मेट में, उस डेटा को क्या कर देता है, आपके साउंड की वेव्स में कन्वर्ट करता है, और आप फिर उस साउंड को एंजॉय करते हो। ठीक है, तो ये बेसिक इंटरेक्शन है आपके डिवाइस ड्राइवर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा असेंशियल कंपोनेंट है सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जिसके बिना आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि इंटरेक्शन के लिए आपके पास में ऐसा सिंगल सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यदि ये एसेंशियल कंपोनेंट है, यही आपके हार्डवेयर से करता है, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं ये पहला सॉफ्टवेयर है, ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर होता है जब अपन कभी भी सिस्टम को ऑन करते हैं, जो आपकी मेमोरी में लोड होता है। क्योंकि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि आप वही ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हो, वही प्रोग्राम परफॉर्म कर पाते हो जो आपके मेन मेमोरी मतलब के रैम के अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो उस केस में हम बात कर सकते हैं कि जो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर आपके रैम के अंदर लोड होगा वो कौन सा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि सबसे पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा तभी जाकर के हम अदर जो कमांड्स है वो आप परफॉर्म करवा पाओगे, क्योंकि अदर कमांड्स को कौन अंडरस्टूड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके हार्डवेयर को उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देगा। ठीक है, आपके बिहाफ में। तो इसीलिए सबसे पहले हमारे पास में जो सबसे पहले लोड होता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जब ये सारी फंक्शनिंग ये खुद मैनेज करता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का ओवरऑल इंचार्ज है। और कई बार ये भी बोला जाता है कि यदि हार्ट ऑफ द कंप्यूटर की हम बात की जाए तो हार्ट ऑफ द कंप्यूटर हमारा कौन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरीके से हमारे हार्ट की पंपिंग करना आपके इंसान के लाइव होने के लिए कंपल्सरी, उसी तरीके से सिस्टम से वर्क करवाने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का होना कंपल्सरी है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे आप सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाते हो। ठीक है, अब इसके बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि MS DOS, जो कि सिंपली आपके सिंपल ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ओनली कोडिंग के थ्रू चलता था। फिर जब जब इसका एवोल्यूशन हुआ कि आपके GUI आया, तो GUI में मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, जिसमें जैसे कि आजकल आप लोग विजुअलाइज हो पाते हो, चीजों को देख पाते हो, फोल्डर्स को ओपन कर पाते हो। ठीक है, तो वहां पे आपके जो विंडोज है, यूनिक्स है, लिनक्स है, तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज किया। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कि किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस के अंदर। और नेक्स्ट हमारे पास में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि उसको करने होते हैं, जैसे कि मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, आपके पास में है सिक्योरिटी को मैनेज करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट मतलब ऑथेंटिकेशन को चेक करता है कि किसी गलत यूजर ने तो एंट्री नहीं किए, जैसे अपने आपके सिस्टम के अंदर पासवर्ड सेट किए हुए हैं। ठीक है, यदि कोई और सिस्टम को ओपन करेगा तो उस केस में क्या करेगा, वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। यदि उस सिस्टम के पास में यूजर नेम पासवर्ड नहीं होगा उस यूजर के पास में, तो उस केस में उसको ये एक्सेसिबिलिटी नहीं देगा, आपके सिस्टम को ओपन नहीं करने देगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं वो सिक्योरिटी मैनेज करता है। कमांड को इंटरप्रेटर होता है। कमांड का इंटरप्रेटर इन द सेंस जो भी आपने कमांड दी है उस कमांड को इंटरप्रेट करके, कौन सी भाषा में इंटरप्रेट करके, आपके मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, या फिर हम बोल सकते हैं आपके हार्डवेयर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपके हार्डवेयर को प्रोवाइड करता है। फाइल मैनेजमेंट होता है। फाइल मैनेजमेंट का मतलब है कि आपकी, जैसे आपने किसी फाइल को सेव किया तो उस फाइल को कहाँ जाकर के सेव करना है, कौन कौन उसको रीड कर सकता है, कौन उसकी राइटिंग परमिशन चाहिए, तो वो ये सारी चीजों को वो मैनेज करता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करता है। तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट से जैसे कि आपके कीबोर्ड का जो मैनेजमेंट हो गया, प्रिंटर्स का मैनेजमेंट हो गया,
कौन से प्रोसेस, कौन से प्रिंटर को कब यूज कर रही है, कौन से इंस्टेंस को यूज कर रही है, तो ये सारे काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी तरीके से हम लोग फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास में डिवाइस ड्राइवर्स। तो जो हमारे पास में यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर हो गया, वैसे हमने डिस्कस किया है डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो जनरली आपके जो फर्दर हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपसे अटैच्ड हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि बिना डिवाइस ड्राइवर्स के आप अपने हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स आपने अटैच किए हैं उनकी वर्किंग को नहीं समझ सकते, उनकी वो आपके सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो गाइस आपके सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस लगी हुई होती है, उन सब के लिए आपको डिवाइस ड्राइवर की जरूरत होती है। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, और हैज ए डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम्स। ठीक है, और भी जो सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपके पास में कोई माइक आपने एक्सटर्नली यूज किया हुआ है, या फिर कोई और सिस्टम जैसे कि विजुअल कार्ड, जैसे कि आप कार्ड रीडर का यूज कर रहे हो, तो ये अलग अलग जो सॉफ्टवेयर जो कंपोनेंट्स होते हैं उन सब कंपोनेंट्स के लिए आपको ड्राइवर वाले सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर से आपके वो आपके इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि डायरेक्टली आपके हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं करते। इनको कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास में बीच में इंटरेक्शन के लिए हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये डायरेक्टली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को असिस्ट करते हैं, और कई बार उनसे असिस्ट होते हैं कि आपको किस तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग करनी है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इनको इंस्ट्रक्शन देता है, कमांड देता है कि हाँ आपको वैल्यूज को रीड करवाना है, वैल्यूज को सेव करवाना है, तो वो डायरेक्टली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इनसे कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास में सिस्टम की यूटिलिटी। तो सिस्टम यूटिलिटीज जो होती है, वो यूटिलिटीज का मतलब ये है कि आपके सिस्टम को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, नॉट इवन द मैनेज, आपके सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो आपके होती है सिस्टम यूटिलिटीज। अब गाइस इसको सिंपल टर्म्स में बात करें तो जिसके बिहाफ में आप अपने सिस्टम की जो वर्किंग है उसको एनहांस कर सकते हैं, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग करवा पाते हैं, सिक्योर रख सकते हैं, ये सारे काम होते हैं आपके सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। जैसे सिंपल भाषा में और भी बात करें तो जैसे कि आपका एंटीवायरस की बात की, एंटीवायरस क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, अदर फर्दर डिवाइसेस से कनेक्ट करते हैं, तो उसके बेस पे आपके पास में कोई मालिशियस कोड आपके सिस्टम को हैक ना करे, प्रॉब्लम ना करे, उसके लिए आप एंटीवायरस का यूज करते हो। ठीक है, तो एंटीवायरस क्या करते हैं? आपके वायरसेस से बचाता है आपके सिस्टम को, तो वो एक आपका हो गया सिस्टम यूटिलिटी। ठीक है, डिस्क क्लीनर होता है, जो आप सिस्टम के ऊपर आपकी जो डिस्क होती है, हार्ड डिस्क जो होती है, उसमें सेक्टर और ट्रैक्स बने हुए होते हैं, वहां पे यदि कोई बैड जो वो बन जाता है, आपके ट्रैक या बैड सेक्टर जो बन जाते हैं, उस बैड सेक्टर को वापस रिकवर करवाने के लिए हमारे पास में डिस्क क्लीनर्स का यूज किया जाता है। जैसे सपोज टू बी ये वाला जो है, ये आपका कोड बैड सेक्टर बन गया है। ठीक है, तो इसको वापस प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपके लिए आपको किसकी जरूरत होती है? डिस्क क्लीनर की जरूरत होती है, जो आपके बैड सेक्टर्स को वापस यूजेबल बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके हो गया आपके पास में बैकअप यूटिलिटीज। बैकअप यूटिलिटीज का मतलब हो गया आपके सिस्टम का बैकअप लेने के लिए, बैकअप इन द सेंस आपके सिस्टम को रीस्टोर करने के लिए। जैसे मान लो सपोज टू भी आज आपने सिस्टम में बहुत सारी फाइल्स डाल रखी है, ठीक है, तो इन फ्यूचर में भी आपको वो फाइल्स की रिक्वायरमेंट हो, तो आप लोग क्या करते हैं? आप उनका बैकअप लेके रख लेते हो। बैकअप किस में लेते हो? जनरली मैग्नेटिक टेप्स वगैरह में हम लोग बैकअप लेते हैं, हार्ड डिस्क में हम लोग बैकअप लेते हैं, ताकि हम उसको सेव कर ले। एक्सटर्नली पोर्टेबल होती है वो, हम उनको निकाल करके रिमूव करके सिस्टम से हम सेफली रख लेते हैं। और जब हम सेफली रखते हैं, अपन बार बार बैकअप लेते हैं, या फिर अपन गूगल ड्राइव पे बैकअप लेते हैं, तो उनके लिए जिन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं हमारे बैकअप यूटिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में डिस्क फ्रेगमेंटेशन। डिस्क फ्रेगमेंटेशन इन द सेंस जो आपके सेक्टर्स और ट्रैक्स को बनाने में आपकी हेल्प करते हैं, और एज पर रिक्वायरमेंट वो ट्रैक्स से सेक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से डिस्क का कंप्रेशन किया जाता है। तो ये आपके सिस्टम यूटिलिटीज के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब जिन सॉफ्टवेयर का हमें किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहली चीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो गाइस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, जो यूजर के समझ में आती है, जो इसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब हमें जब यूजर को समझ में आती है वो लैंग्वेज, आपके हार्डवेयर को समझ में नहीं आती, तो उसके लिए बीच में इंटरमीडिएट हमारे पास में कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स लगे हुए होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपके यूजर को समझ में आती है, ताकि वो अपने सिस्टम से आपके इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करवा पाए। ठीक है,
अब इसमें भी दो तरीके के लेवल्स होते हैं। एक होती है आपके पास में लो लेवल लैंग्वेज, जो कि पहले चलती थी, क्योंकि जब शुरू में जब कंप्यूटर्स आए थे, जब हमारे पास में कोई इंटरमीडिएट अवेलेबल नहीं थे, कोई ऐसा कंपोनेंट, ऐसा सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं था जो आपके लैंग्वेज को आपके हार्डवेयर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करते। तो उस सेंस में हम लोग कौन सी सॉफ्ट लैंग्वेजेस का यूज करते थे? लो लेवल लैंग्वेजेस का यूज करते थे, जो होती थी आपकी मशीन लैंग्वेज, जो जनरली आपके किसके फॉर्मेट में चलती थी? 010101 के फॉर्मेट में चलती थी, मतलब ओनली बाइनरी डिजिट्स पे जो मशीन वर्क करती थी, मशीन लैंग्वेज वर्क करती थी, ठीक है। बट यदि हम इंसान की बात करें तो वो सिंपल नॉर्मल इंसान के लिए ये लैंग्वेज सीखना मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, वो नहीं समझ सकता, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में एक दूसरी लैंग्वेज आई थी, असेंबली लैंग्वेज, जो आपके नेमोनिक्स के फॉर्मेट में वर्क करती थी। जैसे कि नेमोनिक्स इन द सेंस, जैसे कि आपकी कमांड्स होती थी वो सिंपल वर्ड से मिलकर बनी हुई होती थी, बट उनको समझना भी इतना आसान नहीं होता था, क्योंकि उनकी जो वर्किंग होती थी वो डायरेक्टली आपके रजिस्टर्स पे होती थी, जो कि आपकी सीपीयू की चिप के अंदर लगे हुए थे। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने कोई ऑपरेशन, जैसे R1 प्लस R2, तो गाइस ये R1 प्लस R2 क्या कर रहा है? ये आपके R1 और R2 दो रजिस्टर्स है जो सीपीयू की प्रोसेसर की चिप के अंदर लगे हुए हैं। इनके अंदर जो वैल्यूज रखी हुई है वो उनको ऐड करता है और R1 में लोड कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी असेंबली लैंग्वेज होती थी, जिसके ऑपरेशंस यूज किए जाते थे आपके कोई भी कंप्यूटेशंस करवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है जो कि आपके नॉर्मल लैंग्वेजेस, जो कि सिंपल यूजर्स इनको अंडरस्टूड कर पाता है, ठीक है। जैसे सी लैंग्वेज हो गई, फोर्ट्रान हो गई, जो कि स्पेसिफिकली साइंटिफिक पर्पज के लिए आई थी। C++ हो गई, जिसको अपन जनरली अभी यूज कर रहे डेवलपर। जावा हो गई, पाइथन हो गई, रूबी हो गई, बहुत सारे हमारे पास में लैंग्वेजेस अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम को इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटेशन करवा पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में, जब ये लैंग्वेजेस हमने पढ़ ली, तो इन लैंग्वेजेस की, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है वो आपके सिस्टम को डायरेक्टली समझ में नहीं आती, इनके बीच में हमें इंटरमीडिएट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये इंटरमीडिएट्स आपके लेवल पे और आपके टाइप ऑफ लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। जैसे कि पहला है आपका असेंबलर। ये असेंबलर क्या करता है? आपकी जो असेंबली लैंग्वेज है, जो कि हमने नेमोनिक्स फॉर्मेट में पढ़ी, उस नेमोनिक्स फॉर्मेट की जो लैंग्वेज है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? मशीन कोड के अंदर। क्यों कर देता है? क्योंकि हमारे जो सिस्टम है, जो हमारा हार्डवेयर है, उसको ओनली एक ही कोड समझ में आता है, वो है मशीन कोड, ठीक है। तो ये हमारे जो सिंपल नेमोनिक्स वाली फॉर्मेट था उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? आपके मशीन कोड 0101 वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कंपाइलर। ये जो कंपाइलर जो होता है, हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हो गई, जैसे कि C++, जावा, तो ये जो लैंग्वेजेस होती है उनको किसमें कन्वर्ट करता है? उनको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अभी जो कंपाइलर वर्क कैसे करता है? आपके कंपाइलर जो होता है आपके सोर्स कोड को उठाता है। सोर्स कोड इन द सेंस आपका जो प्रोग्रामिंग कोड है, जो आपने प्रोग्राम लिखा है C लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज में, उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं, ठीक है। उस सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? आपको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ऑब्जेक्ट कोड मतलब आपके मशीन कोड, जो कि आपके सिस्टम को समझ में आता है, ठीक है, उसमें ये कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट करता है? तो गाइस, ये आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करके आपके ऑब्जेक्ट कोड बना देता है। यदि पूरे प्रोग्राम में कहीं एरर है तो उसके पूरी नंबर ऑफ लाइंस के अंदर कौन कौन से एरर है, लाइन वाइज वो बता देता है कि इस लाइन में ये एरर है, इस लाइन में ये एरर है, तो लाइन वाइज एरर्स को भी शो कर देता है आपका कंपाइलर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर जो होता है वो भी आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, बट इस केस में ये क्या करता है? ये आपका जो एग्जीक्यूशन करने के लिए जब वो कन्वर्जन करने जाता है, तो ये जिस लाइन में एरर होती है उसी लाइन में रुक जाता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एरर को शो कर देता है। उससे नीचे वाले लाइंस को ये स्कैन नहीं करता है, ठीक है। तो नीचे वाले लाइंस में क्या एरर है वो एक साथ नहीं बताता, ये इसी लाइन पे रुक जाएगा, इसकी फंक्शन इसी लाइन में रुक जाएगी, और इसने ये शो कर दिया कि आपकी इस लाइन में एरर क्या है, ठीक है। जब आप इस लाइन को रिमूव कर देते हो, मतलब इस लाइन की एरर को रिमूव कर देते हो, तो नेक्स्ट लाइंस को स्कैन करता है और फर्दर लाइंस को स्कैन करके बताता है कि उनमें क्या एरर है और किसी में एरर नहीं है। तो इस साथ के साथ इसमें किसमें कन्वर्ट करता जाता है? आपके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता जाता है। और ये ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? आपके डायरेक्टली प्रोसेसर के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है। अब कैसे करते हैं इसको भी? तो नेक्स्ट है आपके पास में लिंकर। तो लिंकर जो क्या काम करता है? लिंकर आपके जो ऑब्जेक्ट कोड आपने बनाया, ठीक है, आपने क्या किया? कंपाइलर के थ्रू आपने ऑब्जेक्ट कोड बना दिया। अब तो ऑब्जेक्ट कोड जब इसने बनाया तो इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जैसे मान लो सपोज टू बी आपके पास में दो लाइब्रेरी फाइल्स आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल हो, ठीक है। अब आपने जो फंक्शन बनाया, जो आपने अपने प्रोग्राम बनाया है, जिसको आपने ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया है, इसमें हो सकता है उसमें कुछ ऐसी लाइंस लिखी हुई हो
जो आपके पहले से बनी हुई जो लाइब्रेरीज है उनको डिनोट करता हो। मतलब आप जो पहले से लाइब्रेरीज बनी हुई है उनकी फंक्शनिंग को भी आपके सिस्टम में, आपके ऑब्जेक्ट कोड में इंक्लूड करवाना चाहते हो, तो ये जो लिंकर है वो क्या करता है, जो भी फाइल्स आपको चाहिए उन फाइल्स की लाइब्रेरीज को आपके ऑब्जेक्ट कोड के अंदर इंक्लूड करवा देता है। ठीक है, तो ये उन चीजों को इंक्लूड करवा करके एक सिंगल कोहेरेंट प्रोग्राम बना देता है लिंकर। तो लिंकर का काम क्या हुआ, लिंक करने का। किसको लिंक करता है, आपके जो मॉड्यूल्स की जो लाइब्रेरीज हैं, जो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स हैं, उनको इंक्लूड करवा देता है आपके करंट मॉड्यूल में, करंट ऑब्जेक्ट कोड में, ताकि आपका कंप्लीट सिंगल प्रोग्राम बन जाए। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि जो पहले से एग्जिस्ट जो लाइब्रेरीज है उनकी फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनकी फंक्शनिंग ऑलरेडी डिफाइंड होती है, उनका यूज हमें करना होता है। ठीक है, तो उस केस में ये लिंकर वर्क करता है। फिर क्या होता है, लिंकर ने ऐड कर दिया। अब जो हमारे पास में ये जो लिंकर का जो कोड है वो हमारे पास में अवेलेबल हो गया, बट ये अभी तक कोड हमारे रैम में लोड नहीं हुआ है, प्रोसेसिंग के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास में जो लोडर सॉफ्टवेयर होता है, वो लोडर सॉफ्टवेयर क्या करता है, लोडर आपकी जो कोड, जो कंप्लीट प्रोग्राम जो बन गया, सिंगल प्रोग्राम जो बन गया आफ्टर लिंकिंग के बाद में, उस पूरे प्रोग्राम को कहाँ लोड कर देता है, आपकी मेन मेमोरी में लोड कर देता है। और जब वो मेन मेमोरी में लोड होता है तब आपका सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको जो भी आपका आउटपुट है वो शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लोडर वर्क करता है और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी का पार्ट होता है आपका लोडर। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है हमारा लोडर, और उसी का फंक्शनिंग काम क्या करती है कि वही आपके सिस्टम को, आपके रेडी सिस्टम को किस में लोड करता है, आपके रैम में लोड करता है, ताकि आपका जो सीपीयू है उसको डायरेक्टली प्रोसेस कर पाए। तो गाइस, ये थे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिस्कशंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद में हम इनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू।